हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में अक्सर दोस्तों को लाइट बीम इंस्टॉल करते हुए कॉन्फ़िगरेशन का प्रॉब्लम सुनने को मिलता है। सोचा आज इसको डिस्कस कर लें ताकि जिन दोस्तों को थोड़ा कम नॉलेज है उनकी हेल्प हो जाए। मैं हूं चाचा मैकेनिक और आज हम लाइट बीम या किसी भी M5 डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, लाइट बीम M5 एक वर्सटाइल डिवाइस है और आप इसको 5 गीगाहर्ट्ज़ एक्सेस पॉइंट, स्टेशन या 5 गीगाहर्ट्ज़ AC डिवाइसेस के साथ स्टेशन भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को मैं 3 सेगमेंट्स में तकसीम करूंगा, जिसमें पहले हिस्से में लाइट बीम के एक्सेस पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन, दूसरे हिस्से में स्टेशन मोड की कॉन्फ़िगरेशन और तीसरे हिस्से में AC डिवाइसेस के साथ स्टेशन मोड कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे। एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि ये सब सेटिंग्स या टेक्निक्स किसी भी UBNT M5 डिवाइस जैसे कि पावर बीम या रॉकेट डिश वगैरह पर एप्लीकेबल है। बुनियादी मकसद UBNT M5 डिवाइसेस और 5.8 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी के इस्तेमाल और उसकी लिमिटेशंस को समझना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लाइट बीम M5 को कंप्यूटर या लैपटॉप से एक्सेस करेंगे। एक्सेस करने के लिए आप इसके PoE यानी पावर और ईथरनेट अडॉप्टर की लेन पोर्ट से डायरेक्ट या थ्रू स्विच कनेक्ट हो सकते हैं। UBNT डिवाइसेस पर लॉगिन करने के लिए आपको डिवाइस का IP एड्रेस मालूम होना चाहिए। चूँकि डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस 192.168.1.20 होता है, इसलिए आप अपने PC या लैपटॉप के लेन अडाप्टर का IP भी मैनुअली इसी ग्रुप में सेट करेंगे। पर अगर आपकी डिवाइस पहले से कॉन्फ़िगर्ड है तो IP एड्रेस के मुताबिक अपने सिस्टम का एड्रेस सेट करेंगे। आखिरी फील्ड यूनिक होना चाहिए, वरना IP कॉन्फ्लिक्ट होगा और आप डिवाइस को एक्सेस नहीं कर सकेंगे। IP सेट करने के बाद ब्राउज़र ओपन करेंगे और इसमें इसका एड्रेस टाइप करेंगे। अगर सिक्योरिटी या प्राइवेसी एरर आए तो इसको बाईपास करें। बाईपास करने के बाद आपको डिवाइस का UGI यानी यूज़र ग्राफिकल इंटरफेस नज़र आएगा, जिसमें डिवाइस आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगी। UBNT डिवाइसेस का डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम UBNT और पासवर्ड भी UBNT ही होता है। अगर डिवाइस डिफ़ॉल्ट या फैक्ट्री सेटिंग पर है तो इसमें आप कंट्री और लैंग्वेज भी सेट करेंगे। कंट्री सिलेक्शन दरअसल इस डिवाइस को किसी भी कंट्री में चलाने के लिए उस कंट्री के वायरलेस रेगुलेशंस के मुताबिक एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में वायरलेस के लिए ज़्यादा पावर या फ्रिक्वेंसीज ऑथराइज्ड हैं और कुछ कंट्रीज़ में कम। इसलिए आप जो भी कंट्री सेलेक्ट करेंगे आपको सेटअप में इस कंट्री की फ्रिक्वेंसीज और मैक्सिमम ट्रांसमिशन पावर अवेलेबल होगी। एग्रीमेंट को टिक करें और लॉगिन प्रेस करें। लॉगिन होने के बाद आप सबसे पहले डिवाइस का मेन टैब देखेंगे। मेन टैब डिवाइस का डैशबोर्ड है और यहाँ डिवाइस अपनी तमाम इंफॉर्मेशन शो कर रही होती है। डिवाइस की AP कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम सबसे पहले वायरलेस में आएंगे, जहाँ सबसे पहले आपको डिवाइस की वायरलेस मोड की सिलेक्शन नज़र आएगी। यहाँ से आप डिवाइस को AP, स्टेशन या AP रिपीटर मोड पर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक्सेस पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। इसके नीचे आपको WDS यानी वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नज़र आएगा। अगर आपने इस डिवाइस से आगे मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट करनी है, यानी इसके साथ एक से ज़्यादा स्टेशंस या स्टेशन से आगे ईथरनेट पर डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, तो WDS को ज़रूर इनेबल करेंगे। ये फंक्शन आपकी इस लाइन पर IP कॉन्फ्लिक्ट्स को काउंटर करेगा और लाइंस ड्रॉप नहीं होंगी। WDS को इनेबल ना करने की सूरत में हो सकता है कि इस डिवाइस से कनेक्टेड यूजर्स को फ्रीक्वेंट डिस्कनेक्शन का प्रॉब्लम आए। इसके बाद आपको सर्विस सेट आइडेंटिफायर यानी SSID नज़र आएगा। आप अपनी मर्जी का SSID टाइप करें। आपकी डिवाइस के आउटपुट सिग्नल इस नाम से ट्रांसमिट होंगे। इसके नीचे कंट्री और IEEE स्टैंडर्ड्स के फिक्स फील्ड्स हैं, जो कि सिर्फ कंट्री सिलेक्शन के थ्रू ही चेंज हो सकते हैं। इसके नीचे आपको चैनल विड्थ का फील्ड मिलेगा। ये फील्ड सेट करने से पहले आपको चैनल विड्थ के इफेक्ट को थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए। चैनल विड्थ से मुराद वो सेट ऑफ फ्रिक्वेंसी है जिस पर आपकी डिवाइस ऑपरेट करेगी। सपोज आप 5745 मेगाहर्ट्ज़ की सेंटर फ्रिक्वेंसी सिलेक्ट करते हैं, तो 40 मेगाहर्ट्ज़ की चैनल विड्थ पर आपकी डिवाइस 5725 से लेकर 5765 की फ्रिक्वेंसीज यूज़ करेगी। पर अगर 5745 की सेंटर फ्रिक्वेंसी पर 20 मेगाहर्ट्ज़ चैनल विड्थ सिलेक्ट करेंगे, तो आपकी डिवाइस 5735 से लेकर 5755 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेट करेगी। चैनल विड्थ सेट करते हुए सबसे पहली चीज़ इंटरफेरेंस को सामने रखेंगे। अगर तो आपकी ऑपरेटिंग कंडीशंस नॉइजी हैं तो आपको अपनी सेंटर फ्रिक्वेंसी केयरफुली सिलेक्ट करनी चाहिए और चैनल विड्थ नैरो रखनी चाहिए, ताकि आपकी डिवाइस को कम से कम इंटरफेरेंस का सामना हो और उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा रहे। पर अगर आपको क्वाइट ऑपरेशनल कंडीशंस मिलें तो आप सेंटर फ्रिक्वेंसी और चैनल विड्थ अपनी मर्जी से रख सकते हैं। चैनल विड्थ जितनी ज़्यादा होगी
आपके लिंक की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी, यानी वो ज़्यादा डाटा पर सेकंड ट्रांसफ़र कर सकेगा, और चैनल विड्थ जितनी कम होगी इसकी पर सेकंड डाटा कैपेसिटी उतनी ही कम होगी। पर वाइडर चैनल विड्थ्स में चूंकि ट्रांसमीटर को ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज पर ऑपरेट करना पड़ता है, इसलिए इसका ड्यूटी साइकिल कम हो जाता है, जो कि इसकी EIRP यानी वायरलेस आउटपुट को कम कर सकता है। यहीं अगर आप नैरो चैनल विड्थ सेलेक्ट करेंगे तो आपको EIRP यानी वायरलेस आउटपुट पावर ज़्यादा मिल सकती है। चैनल विड्थ के बाद दूसरी ज़रूरी चीज़ सही फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल है। अपने लिंक के लिए ऐसी फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करें जिस पर कम से कम इंटरफेरेंस हो। आपकी लोकेशन पर मौजूद फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए डिवाइस के टूल्स में मौजूद साइट सर्वे टूल को ओपन कर लें। ये टूल सर्चिंग करके आपको डिवाइस पर रिसीव होने वाली फ्रीक्वेंसी शो करेगा, जिससे आप अपनी डिवाइस की फ्रीक्वेंसी आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर तो कोई चैनल खाली पड़ा है तो वो सिलेक्ट कर लें, पर अगर कोई चैनल खाली ना हो तो ऐसी फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करें जिसके सिग्नल वीक हों। अब यहाँ -52 वाले सिग्नल स्ट्रॉन्ग हैं, जबकि -77, -85 और -86 वाले सिग्नल्स वीक हैं, तो मैं इनमें से कोई फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट कर लूँगा। एक चीज़ का ख्याल रखें कि आप ये फ्रीक्वेंसी इस डिवाइस की एक्चुअल लोकेशन पर माउंट करने के बाद सिलेक्ट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि डिवाइस पर इंटरफेरेंस की ट्रू पिक्चर आपको एक्चुअल लोकेशन पर ही मिलेगी। फ्रीक्वेंसी लिस्ट इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको रॉकेट M2 वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कैलकुलेट EIRP को भी मैं इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पर अक्सर दोस्तों को यहाँ भी गलती करते देखा है। कैलकुलेट EIRP एक तरह से डिवाइस का पावर सेविंग मोड है और बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन होता है। ऑन होने का मतलब ये है कि डिवाइस कम से कम पॉसिबल EIRP पर ऑपरेट करेगी और सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही मैक्स आउटपुट पावर पर जाएगी। अगर आप EIRP या आउटपुट अपनी मर्ज़ी से सेट करना चाहते हैं तो कैलकुलेट EIRP को ऑफ़ कर दें, पर आप इसको यहाँ से ऑफ़ नहीं कर सकते। इसको ऑफ़ करने के लिए आप एडवांस टैब में जाएंगे और वहाँ इंस्टॉलर EIRP कंट्रोल को इनेबल करेंगे। इसके बाद ही आप यहाँ वायरलेस टैब में कैलकुलेट EIRP को ऑफ करके आउटपुट पावर को मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। कैलकुलेट EIRP के बाद आपको एंटीना सिलेक्शन नज़र आएगा। इस सिलेक्शन में आपको इस डिवाइस के साथ एप्लीकेबल एंटीनास की लिस्ट मिलेगी। इसमें से आप जो एंटीना या रिफ्लेक्टर लगा रहे हैं वो सिलेक्ट कर लें। बाय डिफ़ॉल्ट लाइट बीम में ये ऑप्शन फीड ओनली 3 dBi पर होता है। ये ऑप्शन सिर्फ लैब टेस्टिंग के लिए है, जहां आप डिवाइस को अपने साथ रखकर ऑन करते हैं। फीड ओनली ऑप्शन इसकी रेडिएशन को मिनिमम पर रखने के लिए है, ताकि डिवाइस की रेडिएशन से आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम ना हो। अक्सर दोस्त फीड ओनली के साथ ही लाइट बीम को माउंट कर देते हैं और फिर बाद में परेशान होते रहते हैं कि डिवाइस की रेंज बहुत कम है। डिवाइस को माउंट करने के बाद फीड ओनली की जगह प्रॉपर एंटीना या रिफ्लेक्टर सेलेक्ट करें और कैलकुलेट EIRP को ऑफ करके नीचे आउटपुट पावर स्लाइडर से अपनी रिक्वायर्ड पावर एडजस्ट करें। इससे आपको यकीनन डिवाइस का बेहतर रिजल्ट मिलेगा। डाटा रेट मॉड्यूल को डिफ़ॉल्ट पर ही रहने दें। इससे नीचे आप MCS यानी मॉड्यूलेशन एंड कोडिंग स्कीम सेलेक्ट कर सकते हैं। मॉड्यूलेशन एंड कोडिंग स्कीम्स डिवाइस के आउटपुट सिग्नल्स के पैटर्न को सेट करती हैं। लोअर स्कीम में आप हाई आउटपुट पावर हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपका डाटा ट्रांसफ़र रेट कम होगा, जबकि हायर स्कीम्स में आप ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र हासिल कर सकते हैं पर आउटपुट पावर कम हो जाएगी। लाइट बीम में MCS 7 डिफ़ॉल्ट पर होता है। अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं तो इसे डिफ़ॉल्ट पर ही रहने दें। सबसे नीचे आपको वायरलेस सिक्योरिटी की सेटिंग नज़र आएगी। यहाँ आप अपने आउटपुट पावर पर कोड लगा सकते हैं ताकि कोई गैर मुतल्लिका डिवाइस इससे कनेक्ट ना हो सके। नन सिक्योरिटी का मतलब है कि आपके सिग्नल ओपन है और कोई भी 5 GHz सपोर्टेड डिवाइस इससे कनेक्ट हो सकती है। यहाँ हमारी वायरलेस टैब की सेटिंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम इसके IP एड्रेस की सेटिंग के लिए नेटवर्क टैब में जाएंगे, पर किसी दूसरे टैब पर जाने से पहले आप नीचे बॉटम में चेंज बटन लाजमी प्रेस करें ताकि आपकी सेटिंग्स सेव हो जाएं। चेंज प्रेस किए बगैर किसी दूसरे टैब पर जाने से आपकी की हुई सेटिंग्स डिस्कार्ड हो जाएंगी, लेकिन चेंज प्रेस करने से आपकी की हुई सेटिंग्स काम करना भी शुरू नहीं करेंगी। ये सेटिंग काम करना उस वक्त शुरू करेंगी जब आप अप्लाई प्रेस करेंगे। आप हर टैब को कॉन्फ़िगर करने के बाद चेंज प्रेस करते रहें ताकि सेटिंग्स सेव होती रहें। अप्लाई सिर्फ उस वक्त प्रेस करें जब आप सब कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लें, क्योंकि कुछ सेटिंग्स फंक्शनल होने के लिए डिवाइस को रीस्टार्ट होना पड़ता है और बार बार रीस्टार्ट होने से आपका टाइम वेस्ट होगा। फर्स्ट टाइम चेंज प्रेस करने पर डिवाइस आपसे पासवर्ड चेंज करवाएगी। अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड रखें और इस बात का ख्याल रखें कि पासवर्ड आपको याद भी रहना चाहिए, बाद में आपको एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत ना पड़े। पासवर्ड चेंज करने के बाद नेटवर्क टैब में आए। यहाँ आपको सबसे ऊपर नेटवर्क मोड मिलेगा, जिसमें 3 मोड्स हैं। ब्रिज मोड में डिवाइस हर स्ट्रीम को अलग अकाउंट करती है, जबकि राउटर मोड में मल्टीपल स्ट्रीम्स को एक ही अकाउंट से कनेक्टिविटी मिलेगी। पर अगर आपने इस डिवाइस के लैन और वैन को 2 अलग नेटवर्क्स पर कॉन्फ़िगर करना है तो सोहो राउटर मोड यूज़ करेंगे। इसकी ये एप्लीकेबिलिटी ज़्यादातर स्टैटिक IP कनेक्शन पर यूज़ होती है, जहां आपने इनपुट एक नेटवर्क से लेकर आउटपुट दूसरे नेटवर्क पर देनी होती है।
डिसेबल नेटवर्क से आप अपने वायरलेस या लेन को डिसेबल कर सकते हैं, इसको आप नन पर ही रहने दें। अगर आपके नेटवर्क में मल्टीपल डिवाइसेस लगी हैं तो हर डिवाइस को अलग से स्टैटिक आईपी दें। अगर नेटवर्क में एक से ज़्यादा डिवाइसेस एक ही आईपी पर होंगी तो लूप जनरेट होंगी, जिससे नेटवर्क में डिस्कनेक्शन हो सकती है। नेटवर्क पैरामीटर सेट करने के बाद आपको MTU यानी मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट नज़र आएगा। ये मैक्सिमम पैकेट साइज़ को सेट करता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 1500 पर होता है, जिसका मतलब ये कि ये डिवाइस 1500 बाइट्स पर पैकेट पर ऑपरेट करेगी। यहाँ इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि अगर इस AP के साथ कोई ऐसी डिवाइस स्टेशन हो जिसकी कैपेसिटी 1500 बाइट्स पर पैकेट से कम है, तो वो डिवाइस इस AP के पर पैकेट डाटा को फॉलो नहीं कर सकेगी और डिस्कनेक्शन प्रॉब्लम पैदा हो सकता है। अगर आप डिवाइस को किसी VLAN के थ्रू रिमोटली मैनेज करना चाहते हैं तो मैनेजमेंट VLAN को इनेबल करें, नहीं तो डिसेबल ही रहने दें। अगर आपने डिवाइस पर मल्टीपल नेटवर्क्स की एक्सेस अवेलेबल रखनी है तो ऑटो IP अलियासिंग को इनेबल करेंगे और नीचे STP यानी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को इनेबल कर देंगे। STP इनेबल करने से ये डिवाइस लूप्स को अवॉइड करेगी और नेटवर्क एरर्स नहीं आएंगे। IPv6 अगर यूज़ करना चाहें तो ऑन रहने दें, मैं इसको ऑफ करूँगा। चेंज प्रेस करें ताकि आपकी की हुई सेटिंग सेव हो जाए और एडवांस टैब में आ जाएं। एडवांस टैब की तमाम सेटिंग्स मैं रॉकेट M2 वाली वीडियो में डिटेल से बता चुका हूँ, उम्मीद है आपको याद होगा। यहाँ आप इंस्टॉलर EIRP कंट्रोल को इनेबल कर दें ताकि वायरलेस टैब में आप डिवाइस के EIRP को मैनुअली एडजस्ट कर सकें। यहाँ दूसरी चीज़ क्लाइंट आइसोलेशन है। इसको इनेबल करने से डिवाइस से वायरलेसली कनेक्टेड क्लाइंट डिवाइस के साथ हार्डवायर्ड राउटर वगैरह को एक्सेस नहीं कर सकेगा। मैं इसको भी ऑफ करूँगा क्योंकि हो सकता है बाद में मुझे खुद हार्डवायर्ड इक्विपमेंट को इसके थ्रू एक्सेस करना पड़े। चेंज प्रेस करें और सर्विसेज टैब में आ जाएं। सर्विसेज टैब में डिवाइस की डिस्कवरी और CDP यानी सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल को इनेबल करें ताकि आपकी डिवाइस माइक्रोटेक या सिस्को में शो होती रहे। सिस्टम टैब में आ जाएं। यहाँ आप डिवाइस को कोई भी नाम दे सकते हैं ताकि आपको माइक्रोटेक या सिस्को में इसकी पहचान हो सके। यहाँ आपको रीसेट बटन का कंट्रोल भी मिलेगा। ये इनेबल करने से आप डिवाइस या PoE अडॉप्टर पर मौजूद रीसेट बटन से डिवाइस को रीसेट कर सकते हैं, पर अगर आप इसको डिसेबल करते हैं तो डिवाइस सिर्फ UGI के थ्रू ही रीसेट हो सकेगी और वही कर सकेगा जिसको डिवाइस का पासवर्ड पता होगा। चेंज प्रेस करके UBNT टैब में आ जाएं। अगर आपने इस डिवाइस के साथ सिर्फ UBNT डिवाइसेस कनेक्ट करनी है तो एयरमैक्स को ऑन रखें। ये आपकी UBNT डिवाइसेस की एफिशिएंसी को स्टैंडर्ड रखेगा। पर अगर आपने इस डिवाइस के साथ नॉन एयरमैक्स डिवाइसेस भी कनेक्ट करनी है तो एयरमैक्स को डिसेबल कर दें, नहीं तो नॉन एयरमैक्स डिवाइसेस कनेक्ट नहीं हो सकेंगी। अगर आपने इस डिवाइस को सिंगल यानी एक ही स्टेशन से कनेक्ट करना है तो लॉन्ग रेंज पॉइंट टू पॉइंट लिंक मोड को इनेबल कर दें, पर अगर मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट करनी है तो इसे डिसेबल रहने दें। यहाँ हमारी सेटिंग कंप्लीट है। चेंज प्रेस करें और अप्लाई प्रेस करने से तमाम टैब्स पर की हुई सेटिंग्स अप्लाई हो जाएंगी। डिवाइस रीस्टार्ट होकर नए मोड पर नए IP एड्रेस पर एक्सेस होगी। दोबारा लॉगिन करके आप डिवाइस में की हुई अपनी सेटिंग्स को कंफर्म कर सकते हैं। मेन टैब में आपको इसका मोड, कनेक्शंस, फ्रीक्वेंसी वगैरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी। लाइट बीम या किसी भी M5 डिवाइस को स्टेशन कॉन्फ़िगर करने के लिए हम इस पर लॉगिन करेंगे। अक्सर UBNT डिवाइसेस बाय डिफ़ॉल्ट स्टेशन मोड पर ही होती हैं। एक्सेस पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन की निस्बत स्टेशन की कॉन्फ़िगरेशन सिंपल है, क्योंकि एक्सेस पॉइंट कॉन्फ़िगर करते हुए आपको हर एस्पेक्ट देखना पड़ता है, पर स्टेशन कॉन्फ़िगरेशन में आपकी डिवाइस बेसिक पैरामीटर्स एक्सेस पॉइंट से ही एक्वायर करती है। तो सबसे पहले हम वायरलेस टैब में जाएंगे जहां इसका वायरलेस मोड स्टेशन है। अगर नहीं है तो स्टेशन कर दें। वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन को इनेबल कर दें। इसके बाद SSID सिलेक्शन है। सिलेक्ट प्रेस करने पर डिवाइस साइड सर्वे ओपन करेगी और एरिया स्कैन करके अपने एंटीनास पर रिसीव होने वाले सिग्नल्स को लिस्ट कर देगी। अगर तो आपका एक्सेस पॉइंट इस लिस्ट में मौजूद है तो इसको लॉक कर लें। अगर नहीं है तो चेक कर लें कि एक्सेस पॉइंट ऑन है या आपकी डिवाइस पर इसके सिग्नल्स कहीं बहुत वीक तो नहीं। लिस्ट में शायद आप एक चीज़ नोट करें कि अक्सर APs के साथ तो सिलेक्शन बॉक्स आ रहा है पर किसी के साथ नहीं आ रहा। ये कंपैटिबिलिटी की वजह से, यानी आपका कंट्री या कोई और सिलेक्शन प्रोटोकॉल इस एक्सेस पॉइंट से मुख्तलिफ हैं, जिसकी वजह से आपका स्टेशन इस AP के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। अगर आपके मतलूबा एक्सेस पॉइंट पर भी सिलेक्शन बॉक्स नहीं आ रहा तो दोनों डिवाइसेस की कंपैटिबिलिटी, कंट्री सिलेक्शन और दूसरे प्रोटोकॉल्स चेक करें और इनको चेंज करके एक्सेस पॉइंट के मुताबिक करें। अपना एक्सेस पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद लॉक टू AP करें ताकि आपका स्टेशन परमानेंटली इसी AP को कनेक्ट करे और हर दफ़ा ऑन होने पर इधर उधर स्कैनिंग में टाइम ज़ाया ना करे। स्टेशन मोड में डिवाइस एक्सेस पॉइंट की सेटिंग को फॉलो करेगी और फ्रीक्वेंसी और चैनल वेट की इंफॉर्मेशन ऑटो पर उठाएगी।
पर अगर आप 5, 10 या 30 मेगाहर्ट्ज़ की और चैनल विड्थ से इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको वो चैनल विड्थ खुद सेलेक्ट करनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी स्कैन लिस्ट को मैं पहले वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कैलकुलेट EIRP लिमिट को एडवांस टैब में इंस्टॉलर EIRP कंट्रोल को इनेबल करके कंट्रोल किया जा सकता है और इसको डिसेबल करने के बाद ही आप डिवाइस की आउटपुट पावर को मैनुअली मैक्सिमम पर यूज़ कर सकते हैं। फीड ओनली का ऑप्शन जैसे मैंने पहले बताया कि लैब टेस्टिंग या कॉन्फ़िगरेशन के लिए है। जब आप डिवाइस को इसकी लोकेशन पर माउंट करें तो फीड ओनली की जगह इसका एंटीना ज़रूर सिलेक्ट करें ताकि आपको आउटपुट पावर पूरी मिल सके। डाटा रेट मॉड्यूल को डिफ़ॉल्ट पर रखें। मॉड्यूलेशन एंड कोडिंग को भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। मैं इसको MCS 7 पर ही रहने दूंगा। अगर आपके एक्सेस पॉइंट पर सिक्योरिटी या कोड लगा हुआ है तो आप सिक्योरिटी में वो इन्फॉर्मेशन देंगे तभी कनेक्ट होंगे। अगर AP ओपन है तो ज़ाहिर है सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। चेंज प्रेस करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन सेव हो जाए। पहली दफ़ा चेंज प्रेस करने पर डिवाइस पासवर्ड चेंज करवाएगी। अपना पासवर्ड सेट करें। इसके बाद आप नेटवर्क टैब में आ जाएं, जहां आपको वही फील्ड्स नज़र आएंगे जो एक्सेस पॉइंट की नेटवर्क सेटिंग में थे। सबसे ऊपर आपको ब्रिज, राउटर और सोहो राउटर का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने डिवाइस वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लगानी है तो इसको ब्रिज ही बनाना पड़ेगा ताकि ये मल्टीपल क्लाइंट्स का डाटा सिमल्टेनियसली ट्रांसफ़र कर सके। अगर आपने इस डिवाइस को सिंगल कनेक्शन पर ऑपरेट करना है तो आप राउटर की बचत करने के लिए इसको राउटर मोड पर ऑपरेट करवा सकते हैं और इसके अंदर PPOE या स्टैटिक IP की सेटिंग कर सकते हैं। मैं नेटवर्क सेटिंग्स में स्टैटिक IP सेट करूँगा। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नेटवर्क पैरामीटर्स सेट करें। मैक्स ट्रांसमिशन यूनिट को मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैनेजमेंट VLAN और ऑटो IP अलियासिंग का भी बता चुका हूँ। अगर डिवाइस को डिस्ट्रीब्यूशन पर यूज़ करना है तो STP यानी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को इनेबल करें। IPv6 अगर यूज़ करना है तो इनेबल रहने दें। मैंने यूज़ नहीं करना तो मैं इसे डिसेबल कर दूंगा। चेंज प्रेस करें और एडवांस टैब में आ जाएं। यहाँ पर आप इंस्टॉलर EIRP को इनेबल करेंगे ताकि वायरलेस टैब में आप EIRP को मैनुअली कंट्रोल कर सकें। यहाँ पर आपको डिस्टेंस की सेटिंग भी नज़र आएगी। कुछ दोस्त इसको डिवाइस की रेंज या पावर समझकर ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस सेटिंग का डिवाइस की पावर या रेंज से कुछ लेना देना नहीं है। ये सेटिंग सिर्फ ट्रांसमिशन और रिसेप्शन का डिले कंपनसेट करने के लिए है और अगर आप इसको बगैर सोचे समझे छेड़ेंगे तो आप डिवाइस की कैपेबिलिटी को कम कर लेंगे। इसलिए इसको ऑटो पर ही रहने दें और यहाँ से डिवाइस की रेंज बढ़ाने की कोशिश ना करें। चेंज प्रेस करें और सर्विसेज टैब में जाकर डिस्कवरी और CDP को इंश्योर करें कि इनेबल हैं। अगर ऑलरेडी इनेबल्ड हैं तो सिस्टम टैब में जाकर रीसेट बटन को इंश्योर करें। ये सेटिंग इनेबल होगी तो आप PoE या डिवाइस के रीसेट बटन से डिवाइस को रीसेट कर सकते हैं। इसको डिसेबल करने की सूरत में आप सिर्फ UGI के थ्रू ही डिवाइस को रीसेट कर सकते हैं। सबसे आखिर में UBNT टैब में आएँ और डिवाइस की AirMax प्रायोरिटी सेट करें। ये AirMax प्रोटोकॉल्स की सेटिंग है। आप इसको जितना ज़्यादा करेंगे ये एक्सेस पॉइंट से TDMA स्लॉट्स में उतना ही ज़्यादा टाइम एलोकेट करवाएगा और इस तरह ज़्यादा प्रायोरिटी वाली डिवाइसेस को ज़्यादा डाटा रिसीव हो सकता है और कम प्रायोरिटी वाली डिवाइसेस को कम। बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रायोरिटी बेस पर होती है और अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको बेस पर ही रखें। यहाँ हमारी सेटिंग्स कंप्लीट हैं। अप्लाई प्रेस करने से तमाम टैब्स पर की हुई सेटिंग्स फंक्शनल हो जाएंगी और डिवाइस रीबूट होगी। रीबूट होने के बाद डिवाइस अपने नए IP एड्रेस पर एक्सेस होगी। लॉगिन करें। मेन टैब में आपको डिवाइस की तमाम इन्फॉर्मेशन नज़र आएगी। डिवाइस एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट होने में कुछ टाइम लेगी, पर यहाँ हमारे सिलेक्टेड AP के सिग्नल्स बहुत वीक हैं, इसलिए मैं आपके लिए कोई और AP सिलेक्ट कर देता हूँ। वायरलेस टैब और सिलेक्ट AP। इसके सिग्नल्स ठीक हैं। लॉग टू AP करें। मेन टैब में आ जाए। डिवाइस अभी कनेक्ट नहीं हुई, ये होगी तो यहाँ आपको अपनी डिवाइस और एक्सेस पॉइंट की इन्फो आना शुरू हो गई है। ये सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर है जो कि एक्सेस पॉइंट से मिलने वाली सिग्नल स्ट्रेंथ को डेसिबल मिलीवॉट्स में शो करता है। ये लॉगरिथमिक स्केल पर माइनस में इंडिकेट होता है, इसलिए ये फिगर जितना कम होगा सिग्नल उतने स्ट्रॉन्ग होंगे और फिगर जितना ज़्यादा होगा सिग्नल उतने ही वीक। फॉर एग्जाम्पल -60 dBm की रिसेप्शन -70 dBm से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। नॉइज़ फ्लोर इस डिवाइस के कम से कम रीडेबल सिग्नल्स का लेवल है। इससे कम लेवल के सिग्नल्स को डिवाइस कनेक्ट नहीं करेगी। CCQ या क्लाइंट कनेक्शन क्वालिटी इस डिवाइस के सक्सेसफुली ट्रांसमिटेड पैकेट्स की रेशो है। ये परसेंटेज जितनी हाई होगी आपका लिंक उतना ही ज़्यादा रिलायबल होगा और लिंक की डाटा कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा हो सकती है। कम CCQ डिवाइस की एफिशिएंसी को डाउन करता है
अगर किसी डिवाइस का CCQ 60% पर ड्रॉप हो जाता है तो इसका मतलब है कि डिवाइस से ट्रांसमिट होने वाले 100 में से 60 पैकेट तो दूसरे एंड पर रिसीव हो गए, पर 40 पैकेट्स पार्शली या टोटली रिसीव नहीं हुए, जिसकी वजह से डिवाइस को नेक्स्ट ट्रांसमिशन यूनिट में प्रीवियसली फेल्ड पैकेट्स ऐड करने पड़ते हैं। अब अगर दूसरे ट्रांसमिशन यूनिट में भी 40% फेल होते हैं तो तीसरे ट्रांसमिशन यूनिट में 80% पैकेट्स वो होंगे जो पहले 2 यूनिट्स में फेल हो चुके हैं। इस तरह ये इफेक्ट बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से डिवाइस के CPU और मेमोरी पर लोड बढ़ जाता है और लिंक कैपेसिटी भी डिग्रेड होती है। CCQ को डैमेज करने वाले फैक्टर्स में सबसे पहले लाइन ऑफ साइट और अलाइनमेंट का नंबर आता है। लाइन ऑफ साइट का मतलब है कि आपके एक्सेस पॉइंट और स्टेशन एक दूसरे को नजर आने चाहिए और इनके दरमियान में कोई बिल्डिंग, मेटल स्ट्रक्चर जैसे कि टावर या साइन बोर्ड या घने दरख्त वगैरह नहीं होने चाहिए। इसके अलावा आइडियल लिंक के लिए 2 रेडियोज की लाइन ऑफ साइट का 60% क्लियरेंस एरिया यानी प्राइमरी फ्रेसनल जोन भी क्लियर होना चाहिए। दूसरी बुनियादी चीज़ दोनों डिवाइसेस की अलाइनमेंट है। आइडियल लिंक के लिए एक्सेस पॉइंट और स्टेशन दोनों को एक दूसरे की मेन ट्रांसमिशन लोब में होना चाहिए। बीम्स के अलावा कोई एंटीना या रिफ्लेक्टर इस्तेमाल करते वक्त आपको इस एंटीना के रेडिएशन पैटर्न को ज़रूर देखना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन किसी भी डिवाइस की डाटा शीट में ज़रूर शामिल होती है। CCQ को हाईएस्ट पॉसिबल रखने के लिए फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। फ्रीक्वेंसी ऐसी सिलेक्ट करें जिस पर कम से कम इंटरफेरेंस हो। ट्रांसमिट CCQ के बाद आपको TX/RX या ट्रांसमिशन रिसेप्शन रेट नज़र आ रहा होगा। ये इस डिवाइस की एक्सपेक्टेड ट्रांसमिशन रिसेप्शन कैपेसिटी है, पर ज़रूरी नहीं कि डिवाइस इन फिगर्स तक पीक कर सके, क्योंकि ये एक तरह से डिवाइस का मैक्सिमम कैलकुलेटेड फिगर है। प्रैक्टिकल डेटा नॉन कंकरेंट होने की वजह से इन फिगर से हाफ या 1/3 तक भी हो सकता है। डिवाइस को माउंट करने के बाद फीड ओनली की जगह इसका प्रॉपर एंटीना ज़रूर सेलेक्ट करें और आउटपुट पावर ज़रूर एडजस्ट करें, जिसके लिए आपको एडवांस टैब में जाकर इंस्टॉलर EIRP कंट्रोल को इनेबल करना होता है और फिर वायरलेस टैब में जाकर कैलकुलेट EIRP को डिसेबल करना होता है। ये चीज़ मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने अक्सर दोस्तों को लॉन्ग डिस्टेंस लिंक को फीड ओनली पर सेट करके चलाने की कोशिश करते और फिर बाद में एक्सपर्ट ओपिनियन लेते देखा है। फ्रेंड्स, लाइट बीम M5, पावर बीम M5 या कोई भी दूसरी M5 डिवाइसेस UBNT AC डिवाइसेस से कनेक्ट हो सकती हैं, पर इसके लिए आपको एक्सेस पॉइंट और स्टेशन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा सा एक दूसरे के मुताबिक करना पड़ता है। सपोज हमने ये लाइट बीम एक लाइट AP AC 120 डिग्री सेक्टर के साथ कनेक्ट करनी है। लाइट AP सेक्टर से कनेक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि M5 डिवाइस का फर्मवेयर वर्जन 6 या अबव होना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस डिवाइस का फर्मवेयर वर्जन 5.6.11 है। 5 वर्जन फर्मवेयर में AC प्रोटोकॉल्स एडेड नहीं है, इसलिए AC सिग्नल्स को रीड ही नहीं कर सकते। आप वर्जन 5 के फर्मवेयर वाली डिवाइस से स्कैन करें तो वो आपको AC डिवाइसेस शो ही नहीं करेगा, पर वर्जन 6 में वो AC डिवाइसेस शो भी करेगा और इनसे कनेक्ट भी करेगा। इसलिए हमें इसके फर्मवेयर को अपग्रेड करना होगा। अपग्रेडेशन प्रोसेस में प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ और किसी भी डिवाइस को इस्तेमाल में लाने से पहले ज़रूरी है कि आप इसको लेटेस्ट वर्जन पर अपग्रेड करें ताकि आपकी डिवाइस लेटेस्ट फीचर्स के साथ ऑपरेट कर सके। अपग्रेड करने के लिए हम ubnt.com/download पर जाएंगे, जहां पर हमें तमाम UBNT डिवाइसेस के लेटेस्ट फर्मवेयर अवेलेबल हैं। यहां पर हम अपनी M5 डिवाइस जैसे कि लाइट बीम, पावर बीम, लोको, नैनो या रॉकेट M5 वगैरह का लेटेस्ट फर्मवेयर डाउनलोड करेंगे। मेरे केस में ये लाइट बीम है, इसलिए मैं लाइट बीम M5 का फर्मवेयर डाउनलोड करूँगा। अब यहाँ वर्जन 6.1.8 अवेलेबल है, हम इसको डाउनलोड करेंगे। फाइल डाउनलोड हो गई है। इसके बाद हम डिवाइस के UGI में सिस्टम टैब पर आएंगे, जहां टॉप पर आपको फर्मवेयर अपग्रेड का सेक्शन मिलेगा। करंट वर्जन 5.6.11 है। फर्मवेयर अपलोड करने के लिए ब्राउज करें और डाउनलोडेड फाइल सिलेक्ट कर लें। फाइल सिलेक्ट करने के बाद अपलोड प्रेस करने से फाइल अपलोड होना शुरू हो जाएगी। अपलोड होने के बाद डिवाइस इसकी इंटीग्रिटी और कंपैटिबिलिटी चेक करती है। अगर तो अपलोडेड फाइल इस डिवाइस से कंपैटिबल है तो डिवाइस आपको अपग्रेड का ऑप्शन प्रॉम्प्ट करेगी, पर अगर अपलोडेड फाइल इस डिवाइस से कंपैटिबल नहीं तो डिवाइस आपको इंडिकेट करेगी। ऐसी सूरत में डिवाइस का कंपैटिबल फर्मवेयर डाउनलोड करें। इनकम्पैटिबल फर्मवेयर आपकी डिवाइस को डैमेज कर सकता है। अपडेट प्रेस करें। अपडेट 3 से 5 मिनट का प्रोसेस है, इसलिए मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। अपडेट होने के बाद डिवाइस रीस्टार्ट होगी। दोबारा लॉगिन करें। सिस्टम टैब में आपको इसका फर्मवेयर अपडेटेड मिलेगा, यानी हमारी अपग्रेडेशन सक्सेसफुल रही। तो अब हम वायरलेस टैब में आएंगे, जहां सबसे पहले इसको स्टेशन मोड पर रखना है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ही है।
एक चीज़ नोट करें कि M5 डिवाइसेस का फर्मवेयर 6 याप करने से आप इसको AC एक्सेस पॉइंट का स्टेशन तो बना सकते हैं पर AC एक्सेस पॉइंट नहीं बना सकते। यानी वर्जन 6 फर्मवेयर AC प्रोटोकॉल्स को डिकोड तो कर सकता है पर AC कोड नहीं कर सकता। एक्सेस पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन में डिवाइस M5 प्रोटोकॉल्स पर ही ऑपरेट करेगी। SSID सिलेक्ट करने से डिवाइस साइट सर्वे करेगी और अवेलेबल एक्सेस पॉइंट्स को लिस्ट करेगी। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले, दूसरे, तीसरे और पाँचवें नंबर पर सब डिवाइसेस AC मोड पर ऑपरेट कर रही हैं। मैं इसको तीसरे AP से कनेक्ट करने की ट्राई करता हूँ। बाकी सेटिंग्स मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। चेंज प्रेस करें, फर्स्ट टाइम पर डिवाइस का पासवर्ड सेट करें, नेटवर्क टैब में इसकी नेटवर्क की सेटिंग करें। तकरीबन तमाम चीज़ें मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर डिवाइस को आपने फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन पर लगाना है तो STP को ज़रूर ऑन करें। चेंज प्रेस करें, एडवांस टैब में इंस्टॉलर EIRP कंट्रोल को इनेबल कर दें ताकि आप वायरलेस टैब में डिवाइस की आउटपुट पावर कंट्रोल कर सकें। चेंज प्रेस करें, सर्विसेज टैब में डिस्कवरी और CDP की इनेबलिंग कंफर्म करें और सिस्टम टैब में डिवाइस का नाम और रीसेट बटन की सेटिंग को अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर लें। UBNT टैब में एयरमैक्स प्रायोरिटी को इस डिवाइस के लोड के मुताबिक सेट करें। अगर डिवाइस पर लोड ज़्यादा हो तो आप प्रायोरिटी को मीडियम या हाई पर रख सकते हैं और अगर लोड एक्सेस पॉइंट से कनेक्टेड बाकी डिवाइसेस के बराबर या कम है तो आप इसे बेस या लो पर भी रख सकते हैं। अप्लाई प्रेस करें ताकि आपकी तमाम सेटिंग ऑपरेशनल हो जाएं। डिवाइस रीस्टार्ट होने पर आप देख सकते हैं कि लाइट AP के साथ कनेक्ट हो चुकी है। सिग्नल्स काफ़ी वीक हैं चूँकि लाइट AP छत के ऊपर टावर पर है और लाइट बीम की फीड मेरे पास टेबल पर। फ्रेंड्स, UBNT M5 डिवाइसेस को UBNT AC डिवाइसेस से कनेक्ट करने के लिए M5 डिवाइसेस के फर्मवेयर के साथ साथ AC डिवाइसेस का मिक्स मोड पर ऑपरेट करना भी ज़रूरी है। इस मोड में AC एक्सेस पॉइंट मिक्स प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं और AC और M5 दोनों डिवाइसेस को सर्व कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए AC सेक्टर्स की कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको अगली वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूँगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इसे ज़रूर लाइक करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। आपके जिन दोस्तों को ज़रूरत है उनसे ये वीडियो शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं फ्यूचर में भी आपकी हेल्प कर सकूँ। अपना ख्याल रखा करें।